अस्पतालों में महिला स्टाफ के साथ छेड़खानी और बदतमीजी किया जाना कोई नया मामला नहीं है। अक्सर अस्पतालों और नर्सिंग होम से लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी की शिकायतें मिलती रहती हैं। कुछ तो दबा दी जाती हैं, मगर कुछ का पर्दाफाश हो जाता है और ऐसे मामलों की ऑडियो या वीडियो आम हो जाती है। 3 जून 2022 को भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया, जब किरतपुर की रहने वाली एक लड़की ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वो बिजनौर के एक हॉस्पिटल में काम करती है, जहां पर अंकित चौधरी नाम का व्यक्ति भी रहता है। जब से उसने नौकरी शुरू की, उसने उससे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो लड़की ने हॉस्पिटल छोड़ दिया और पुलिस में उसकी शिकायत की। दूसरी ओर अंकित चौधरी की पत्नी राधिका चौधरी ने भी आज तहसील दिवस में एसपी से अंकित की शिकायत की है, जिसमें राधिका ने बताया कि NCR 96/2022 दिनांक 25 मई 2022 में धारा 323 और 506 में उसने जो मुकदमा दर्ज करवाया था, उसकी जांच करवाकर धारा 307 में मुकदमा कायम किया जाए। प्रार्थना पत्र में उसने कहा है कि उसका विवाद उसके पति डॉक्टर अंकित चौधरी से चल रहा है, जिसके चलते उसने डॉक्टर के खिलाफ दहेज मामले में मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जो न्यायालय में चल रहा है। वो उसे रास्ते से हटाना चाहता है, जिसके चलते 23 मई 2022 को उसके ऊपर उसके ही अस्पताल में हमला भी किया जा चुका है, जिसके बाद पुलिस ने 323 और 506 में मुकदमा भी दर्ज किया था। उसका कहना है कि अस्पताल में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उसके ऊपर किस तरह से हमला हुआ है। इसी के चलते राधिका ने तहसील दिवस में आरोपी के ऊपर धारा 307 लगाए जाने की मांग की है। दूसरी ओर डॉक्टर अंकित ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि राधिका का उनसे विवाद चल रहा है, जिसके चलते वो उन्हें फंसाना चाहती है। अब सच्चाई क्या है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल ने मीडिया को एक ऑडियो भी उपलब्ध करवाई है, जिसमें वो एक लड़की से बात कर रही है। सुनिए ऑडियो क्लिप। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ हो बेटा? मैं तो रूम पे हूँ मैम, रूम पे आ गई। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही लेट रहे हैं, हॉस्पिटल ही बंद हो गया, टेंशन हो रही, काम देख रहे हैं कहीं और। नहीं, कहीं काम देखने की जरूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल बताती हूँ, कल से वहाँ आ जाना, ठीक है? कहाँ पे? वो मैं बताऊंगी तुम्हें। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, जी बोलो। पहले अंकित चौधरी ने तुम्हें क्या क्या बोला था? मैं फिलहाल अपने रूम पे हूँ, क्योंकि अंकित चौधरी अभी मेरे यहाँ पे रूम पे आके इसने बदतमीजी करी। मतलब आप कब बोला था, कब की पूछ रहे हो, ये बताओ। मैं जब की पूछ रही हूँ, जब आपने ज्वाइन किया था, आपके अंकित चौधरी ने आपको बोला क्या था? देखो, जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग की थी 16 तारीख में, हाँ। उस दिन मुझसे जुबेर सर ने बोला कि रितु तुम रिसेप्शन की लड़की हो और तुम्हें जितना भी हमारा स्टाफ है सबका नाम और नंबर लिख के लाओ फोन पे, उस पेपर पे। मैंने कहा ठीक है सर। हाँ। अब देखो, इंसान को अपना नाम और नंबर तो सबको याद होता है, तो अब सबसे पहले मैंने अपना लिखा ऊपर, बाकी नीचे सबके लिख दिए। ओके, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर अंकित सर और जुबेर सर दोनों बैठे हुए थे। ठीक है। मैंने डॉक्टर अंकित सर के सामने वो पेपर ले जाके रख दिया। मैंने कहा सर अभी हमारा इतना स्टाफ है। ठीक है, कोई मैटर नहीं हुआ, सारे स्टाफ का इंटरव्यू लिया गया, सैलरी बताई, सब कुछ हो गया। ठीक है। उसके बाद रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब मेरे पास कॉल आती है। किसकी? डॉक्टर अंकित सर की। ओके। मैंने कहा हेलो कौन? डॉक्टर अंकित बोला हूँ। मैंने कहा सर नमस्ते। ना नमस्ते। वो रीतू बोल रही हो? मैंने कहा हाँ जी सर रीतू बोल रही हूँ। कि वो रीतु एक बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ बताओ। कि आप ना इन्होंने मुझे शुरू में 3,000 रुपये रखा था, मैंने तब भी हाँ बोल दे रही, क्योंकि मैं मजबूर थी उस टाइम में। मैंने कोई बात ना, तीन ही बहुत है। हाँ। कहते क्या तुमने पढ़ाई में क्या किया है? मैंने कहा सर मैंने BSc की है ना। कौन से सब्जेक्ट से? मैंने मैथ से। मैंने वो तुम मैथ से BSc करने के बाद 3,000 रुपए की नौकरी करोगी? मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ? मैंने वो देखो, मैं एक बात बताऊँ, किसी को बताना मत। तुम मतलब मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो, ये वो दुनिया भर कही। हाँ। और मैं तुम्हें अगली पढ़ाई करवा दूंगा। तुम पढ़ाई में क्या करना चाहती हो? मैंने कि मैं ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करना चाहती। मैंने अपने घर वालों से कहा था, मेरे घर वालों का बजट नहीं था, उन्होंने मना कर दी, इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। मुझे इस चीज की पढ़ाई नहीं करनी। ठीक है। ठीक है, वो बात कह के मैंने फोन रख दिया। एक दिन फिर रात को 12 बजे कॉल आती है, मैंने उठानी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हम काम कर रहे थे। मैंने कहा हाँ जी सर बताओ, गुस्से में कहा मैंने। ठीक है। कहते क्या अभी तू कहाँ हो? मैंने कहा सर रूम पे ही हूँ। कह रहा वो तुम्हारे रूम पे कौन कौन रहता है? मैंने कहा मेरी रूममेट है और मैं हूँ। कह रहा है वो एक बात बताओ। मैंने कहा हम बताओ। तुम सही में मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम एक काम करो, मेरे रूम में आबाद विकास में रहता हूँ, रूम लेके मेरे रूम पे आ जाओ और अपनी रूममेट से बोल देना कि मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, मेरे रूम पे आ जाओ
और मैं तुम्हें सारी हर खर्चा दूंगा, 3,000 रुपए में तुम्हारा क्या हो रहा है, जितने रुपए तुम बोलोगी मैं तुम्हें उतने रुपए दूंगा और तुम्हें बीएड कराऊंगा। मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने इतना कह के फोन काट दिया। मैं हॉस्पिटल जाती थी, हॉस्पिटल इनके चैम्बर में मुझे पैर रखते हुए बहुत डर लगता था, क्योंकि ये चलते चलते भी मेरी तरफ को इशारा करते थे और आंख मारते थे। अच्छा, मैंने ठीक है। तब तक भी कोई बात नहीं कही। ठीक है। उसके बाद एक दिन लैब वालों के पास मेरा नंबर था ही, तो एक लड़का है सलभ चौधरी। ठीक है। तो लैब वाले ने मुझे रात को 11 बजे फोन किया कि रितु कहाँ हो। मैंने की रूम पे ही हूँ, बताओ। फोन उठाना, देखो जब हम काम करते हैं तो फोन उठाना पड़ता है स्टाफ का, बिल्कुल है ना। मैंने उठा ले, मैंने कहा हाँ सर बताओ क्या बात है। तुम कहाँ हो? मैं तो रूम पे ही हूँ। कि वो सलभ चौधरी को जानती? फिर डॉक्टर अंकित सर, हाँ एक मिनट सॉरी, उन्होंने कि वो मेरा भाई है सलभ चौधरी, वो तुमसे बात करने के लिए बोला। मैंने कि देखो मैं काम करना आती हूँ, वहाँ किसी से बात करने नहीं आती। ठीक है। ठीक है, मैंने इतना कह के फोन रख दिया। अगले दिन मेरे पास डॉक्टर अंकित की कॉल आती है। मैंने नंबर पहचान लिया था, फिर भी मैंने कॉल उठाई। मैंने कहा हाँ जी सर बताओ। तो कहते हैं ना वो सलभ चौधरी है मेरा भाई, और वो तुमसे बात करने के लिए बोला है, तुम उससे 2 मिनट बात करो। मैं नहीं बोली यार रंडी कारखाना है क्या? डॉक्टर देखे डॉक्टर लाइन मारने लगा, डॉक्टर के भैया देखे डॉक्टर के लाइन भैया। मैं अगर तुम लोग में अगर तुम डॉक्टर होकर अस्पताल खोलने के बैठे हो ना, तो तुम्हारा ये मतलब कभी नहीं बनता कि तुम अपने भैया से बात कराओगे स्टाफ वाले लड़कियों की। बिल्कुल। तो तुमने मैंने कहा हाँ अपनी कसम, मैंने कि मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। तुमने क्या सोचा कि तुमसे बात ना कि अपने भैया से करा दो? मैं कोई पागल हूँ क्या? मैं अगर मैं तुम्हारे यहाँ 3,000 रुपए की नौकरी कर रही हूँ तो 4,000 भी मेरे जुबेर सर ने करे थे मेरी मेहनत देख के। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कि मुझे ये रंडी खाने वाला वो चीज पसंद आती है, मगर सुबह कोई मेरा हिसाब कर दियो। इतना कह के मैंने फोन काट दिया। मैंने सुबह याद तो हंगामा शुरू कर दिया रिसेप्शन पे। मैं तेज तेज बोलने लगी। मैंने की रंडी खाना समझ रखा है सालों ने हर जगह अपनी अपनी, जब हम किसी को कुछ कहने क्यों बात करें, हमारी मर्जी हमारी लाइफ है, नहीं करते हम तो बात किसी से। तुम जबरदस्ती करवाओगे। मैंने बहुत सुनाई तो उसने सुन ली अभिषेक में, लैब वाले ने। उसने अंकित सर को कॉल करी कि सर रितु भड़क रही है, ऐसे बोल रही कि ये रंडी खाना है क्या, दुनिया भर लोगी। तो मुझसे कहा उन्होंने, अंकित सर ने मुझे कॉल करी, कहते क्या बेटे सॉरी यार, वो मैंने रात पी रखी थी, जो तुझे बोल रहा हो उसके लिए गलत, अच्छा ये माफ कर दो। मैंने की तुमने मुझे ही क्यों बोला, मेरा ही नंबर तुम्हें क्यों हाथ लगा? लड़कियां तो और भी हैं। बिल्कुल हैं, ये कोई सॉरी वाली बात नहीं होती कि तुमने मुझे कॉल किया और तुम मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो कि अपने भाई से बात कर। क्यों करूं मैं उससे? वो मेरे हॉस्पिटल का है, कहीं का है, या मेरी कोई जान पहचान का है? ये बस ये वाली बात हुई। मैंने जुबेर सर से बात खोल दी फिर सारी। मैंने कि कल के दिन अगर मेरे साथ गलत होता है तो मैं सबको फंसवाऊंगी एक दौरे से। मैं ये कह रही हूँ रितु, मेरी बात का जवाब दो। ये जो जब से ये हॉस्पिटल में था, ये कभी बिना नशे के रहा है हॉस्पिटल में? अरे 100 में से मैम 10% ही होगा तो बिना नशे के। तो आज भी इतने झूठ थे, इतने बहुत ज्यादा कभी नहीं, मैंने तो कभी देखे नहीं अपनी नजरों में कि ये बिना नशे के होंगे। और ये क्या करते थे, चुटकी बजा के रिसेप्शन पे बोलते थे तुझे 2 मिनट में बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। और जिस दिन मैंने फिर आयोग सर के और जुबेर सर के सामने बात खोली ना, मैंने कि सर आप लोग भी तो हो, ठीक है बेटा बेटा बोलते हो, और डॉक्टर अंकित सर भी है, कितनी गलत बात है। तब मैंने उनके पापा से बोली थी ये सारी बात। मैंने कि अंकल ये ऐसे ऐसे बात है, मैंने आज तक छुपाई थी। वो सॉरी रितु, मेरी एक बात सुन लो। हाँ जी बोलो। अंकित चौधरी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, तुम मुझे सपोर्ट कर सकती हो? सपोर्ट मैं कर रही। ठीक है, मुझे बस यही सुना था, क्योंकि तुम्हारी सैलरी भी नहीं दी होगी ना इसने? सैलरी सबकी सोमवार के दिन बोल दी, सारे स्टाफ की। ठीक है चल, ध्यान रखना अपना, ठीक है? ठीक। जी क्या शिकायत है आपकी जो आप थाने गई थी आज? सर मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ बिजनौर में, वहाँ पे एक डॉक्टर है जिन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। मैं उस शिकायत को लेके न्यूज़ उनके क्या नाम थाने वगैरह गई हूँ, उस पर कुछ एक्शन हुआ ही नहीं है। आज मेरी 3rd तहरीर थी, जो मैं 3री तहरीर दे के आई हूँ वहाँ पे। अच्छा जी, क्या शिकायत है आपकी, पूरी डिटेल से बताइए। अच्छा मेरी शिकायत क्या है कि मैं वैसे किरतपुर की रहने वाली हूँ। मैं जॉब करने के लिए बिजनौर हॉस्पिटल में आई। वहाँ पे मेरी डॉक्टर अंकित चौधरी हैं जो हॉस्पिटल के ऑनर थे। वहाँ 2 ऑनर और भी हैं, ठीक है। तो कौन सा हॉस्पिटल है, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट हॉस्पिटल है मेरा जी। तो वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी। जॉब करने से मेरी जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग करने के बाद जो है 27 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई। उसने रात को 12 बजे करीब मुझे कॉल किया कि मुझे आपसे पर्सनली कुछ बात करनी है, ठीक है।
मैंने उसको ये बोला कि सर मैं ऐसे आपसे बात नहीं कर सकती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास कॉल करने की। उसके बाद मैंने कॉल किट की। उसके नेक्स्ट डे जब मैं हॉस्पिटल में आई, मैंने उनसे बोला कि सर आप मुझे और लड़की की तरह मत समझना, ठीक है, आपने मेरे पास अब तो कॉल करी, आपका मेरा कुछ काम भी नहीं बनता है, जो काम बनता है और भी डॉक्टर बोलते हैं बैठे हैं वो मुझे बोल सकते हैं, मैं कर सकती हूँ वो चीज़ काम, ठीक है, पर लेकिन आप मेरे पास आइंदा नहीं तो कॉल करने की जरूरत, नहीं मेरे से बातचीत करने अच्छा, आप की किस जरूरत। पोस्ट पे हैं उस हॉस्पिटल में? सर मैं डॉक्टर की पोस्ट पे थी। क्या क्या पूरा हाँ, मैं डॉक्टर की पोस्ट पे थी, मैंने डीएमआरआईटी किया हुआ है, ठीक है, हाँ, एज़ अ आरएमओ इन्होंने मुझे वहाँ पे रखा। हाँ, उसके बाद जो है सर जब इन मैंने इसको ये बात बोली तो इसने सर मेरे से लड़ाई करनी स्टार्ट करी। लड़ाई करने के बाद जो है ड्रिंक ये 24 घंटे करता है, नशे की हालत में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नशे की हालत में डॉक्टर मतलब पेशेंट को देखता है, ठीक है, और 2 पेशेंट हमारे यहाँ ऑलरेडी पड़े थे। जब भी वो नशे की हालत में ही 2 पेशेंट को उनको भी देखा उसने, ठीक है, आज तक वो पेशेंट सही होके नहीं गए, पेशेंट का भी ये पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। इस चीज़ की शिकायत सर एक मेरे नेबर थे, उनको अपना एब्डोमिनल सीटी कराना था, तो उसके बाद जब मेरी इसकी बातचीत नहीं हुई, इसने मुझे क्या नाम हॉस्पिटल में उस दिन रात के टाइम बहुत ज़्यादा गाली वगैरह बकी, क्योंकि दोपहर के टाइम इसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने इसका हाथ झटक दिया था और मैंने इसको बहुत ज़्यादा समझाया, तब मैं अपना बोली मेरा हिसाब करो, मुझे जाना है, मुझे नहीं रुकना। उसके बाद जो है मैं अपनी तहरीर देने के लिए चली गई, ठीक है, तहरीर देने के बाद जो है जब मैं वहाँ पे अपनी चली गई तो इसने वहाँ बातचीत करी कि मेरे मैं माफ़ी मांग लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पर लेकिन इसने दोबारा फिर वही बदतमीजी की, गाली गलोच किया। उसके बाद मैं अपना आके चुप होके आ गई। कोई मुझे पुलिस वालों ने इस चीज़ में अच्छा, आपके मतलब साथ जो बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, वो किसी स्टाफ के सामने किया, क्या अकेले में करता? नहीं नहीं, पूरे स्टाफ के सामने किया इन्होंने मिसबिहेव, पूरा जानता है इनको, मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ के, मैं इनकी केबिन की वीडियो दिखा सकती हूँ आप लोगों को कि बिजनौर में हर डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर की एक अपनी इज्जत होती है, सब लोग उनको इतना पूछते भी हैं, इतना देखते भी हैं, पर लेकिन इसके कैबिन, इसके चेंबर में आपको नशे की सारी चीज़ें मिलेंगी, इंजेक्शन मिलेंगे नशे के, ड्रिंक मिलेगी, जो ये करता है मतलब किसी चीज़ को नहीं देखता। इतना गंदा इंसान है, बस लड़कियों पे हाथ डालता है, जो लड़की एक्शन लेती है तो वो गलत हो जाती है इसके लेके। एक हमारे क्या नाम रिसेप्शन पे एक लड़की और है, उसके साथ भी इसने बदतमीजी की कि तुम मेरे साथ ये कर लो, मैं तुम्हें ये पढ़ाई करा दूंगा, मैं तुम्हें वो पढ़ाई करा दूंगा। उसके बाद जब हम चुप होके बैठ गए, दोबारा मैंने तहरीर तब दी जब इसने फिर पैसों को लेके ड्रामे किया, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे मार के रखे इसने, अभी भी इसके ऊपर रुक रहे हैं। उसके बाद इसने थोड़े कुछ पैसे हमें दे दिए, तो इसकी वाइफ का कुछ मैटर चल रहा है, तो इसी वजह से हम चुप होके बैठ गए थे, हम अपने काम में लगे हुए थे। उसके बाद मैंने जब दूसरी तहरीर दी, जब भी इसने छेड़खानी की थी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी नेबर जो है वो अपना एब्डोमिनल सीटी कराने के लिए गई थी, जब इसने मेरा नाम सुना कि ये मैंने भेजा है, उन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं डॉक्टर रूही ने भेजा है, तो वो नहीं आ पाए, ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं, वो जब लड़की वही आएगी तो मैं तभी लिखूंगा, जब वो लड़की आएगी मैं तभी एब्डोमिनल सीटी लिख के दूंगा, वरना मैं नहीं लिख के दे रहा हूँ। वो बंदी वहां दर्द से तड़प रही थी खड़े होके, जब मैं गई मैंने उसको इज्जत से बोला, मैंने सर आप प्लीज लिख के दे रही है, तो मेरे पीछे पीछे आया, तब भी उसने मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोला जब मैंने उसके ऊपर चिल्ला पड़ी तो तब ये उसने मुझे ये बात बोली कि देखो ऐसा यहाँ नौटंकी ड्रामेबाजी मत करो, मेरे हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं, ये वो मतलब एकदम से वो चेंज हो गया। वहां की मुझे सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं मिली है, सीएमओ सर के पास में गई थी, वहां पे सीएमओ सर नहीं थे, मुझे मिले नहीं वो। ड्रिंक करके ये क्या नाम गवर्नमेंट में भी पेशेंट देखता है, प्राइवेट में भी पेशेंट देखता है, और सर सबसे बड़ा धंधा इसने ये बना रखा है, जो बेचारे गरीब होते हैं, एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ठीक हो सकते हैं, वहां जब मेडिसिन मौजूद है, ये जबरदस्ती प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजता है। एम्बुलेंस वाले से इसने बात की हुई है उसको कि मुझे कट मिलेगा, कट के ऊपर ये बहुत पेशेंट भेजता है, मेरे पास इस चीज का भी सबूत है। उसके बाद जो है सर क्या नाम बहुत सी लड़कियों की इसने लाइफ खराब की हुई है, अगर मैं एक्शन ले रही हूँ तो मेरी कोई सुन नहीं रहा, दबाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई लड़की है क्या नहीं। मैं अपना चुपचाप होके अपने रूम पे थी कल यहाँ पे बिजनौर में, दूसरी जगह मैंने इसकी जॉब रिजाइन की, तो 18 से 20 लड़के लेके आके इसने मुझे वहां पे बदतमीजी की, धमकियां दी, बोला मैं तुझे जान से मार दूंगा, काट दूंगा तुझे अगर तू मेरे खिलाफ कुछ जाएगी, ये वो, मेरा ऑलरेडी केस चल रहा है, ये है वो है, इसी वजह से मुझे तभी एक्शन लेना पड़ा। अब जाके हम सुबह एसपी वगैरह सर के पास गए, अब देख रहे हैं कैसे क्या होता है कहा सर। कप्तान साहब ने, क्या कहा? मिल नहीं पाए वो हमें अभी। अच्छा, जी आज आप थाने जाएंगे, आप थाने बुलाया आपको? जी अब मैं थाने जाऊंगी जी। जी, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा नाम राधिका है जी और मैं डॉक्टर अंकित चौधरी की वाइफ हूँ। जी, क्या आपके साथ घटना हुई है, डिटेल में बताइए। सर मैं अभी फरवरी में 2020 में हॉस्पिटल गई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिजनौर के। वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा भाई मुझे लेकर के गया था और वहाँ पे मेरी जनरल एक
उसमें डॉक्टर ने अपनी डिटेल्स नोट की थी रजिस्टर में। डॉक्टर अंकित चौधरी उस टाइम पे बैठे हुए थे, मेरा नंबर और मेरा डिटेल्स एड्रेस नोट किया था एंड उन्होंने ये बोला कि डिटेल्स यहाँ पे ऑफिस में नोट की जाती हैं पेशेंट्स की, आगे डेटा जाता है। मैं दे करके डिटेल्स आ गई। उसके बाद इन्होंने मुझे उसी रात को मैसेज किया हाय, मैंने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट डे इन्होंने फिर से मुझे मैसेज किया हाय। मैंने बोला आप कौन है? तो बोलते कि मैं डॉक्टर अंकित चौधरी हूँ। मैं तब भी नहीं पहचाना। तो इन्होंने दोबारा फिर बताया कि तुम कल आई थी मेरे पास में, तो मैंने आपका नंबर वहाँ से निकाला है अपने रजिस्टर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। तो मैंने पूछा कि हाँ जी बोलिए। बोले आपकी तबीयत ठीक है ना? मैंने कहा आप होते कौन है, आपको मतलब क्या है? आप डॉक्टर हैं, आप अपने जॉब कीजिए, मुझे मैसेज करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने अगले दिन फिर मुझे मैसेज किया कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हो, आप मुझे अच्छी लगी और हमारी सेम कास्ट है, तो मैं तुमसे शादी करने की वजह से आपको मैसेज कर रहा हूँ। मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा आपको जो भी बात करनी है आप मेरी फैमिली से बात कीजिए। उसके बाद इन्होंने मेरे फादर को मैसेज किया, फ़ोन किया, मेरे फादर का नंबर लेकर के मेरे फादर को इन्होंने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इन्होंने हॉस्पिटल बुलाया मेरे फादर को। मेरे फादर गए, मेरे फादर से बात हुई। मेरे फादर ने तब भी उनको समझा दिया था कि प्लीज़ आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं और मेरी एक लड़की जो है वो नॉर्मल स्टडी किया हुआ है, उसने ग्रेजुएशन, तो इस कहीं पे भी मैच नहीं करता, तो आप उसको परेशान ना करें। इतना कह कर के पापा घर पे आ गए थे। बट इसने फिर कंटिन्यूसली मुझे एक नंबर से अपनी कॉल करता रहा, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करता रहा। वहाँ पे मैं सब जगह इसको ब्लॉक करती रही। फिर इसने अपने एक दिन 20 या 25 नंबर नए नंबरों से मुझे कॉल करके परेशान किया कि एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। मैं ब्लॉक करती गई। फिर इसने मुझे इंस्टाग्राम में एक नए अकाउंट से मैसेज किया कि तुम एक बार मेरी फैमिली से बात कर लो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। मैंने इसकी फैमिली से बात की, जिसमें इसकी भाभी नीशू भाभी से और अजीत सिंह से बात हुई। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, इस लड़के के साथ पहले भी धोखा हुआ है, ये तुम्हें बहुत प्यार करता है, आप प्लीज़ इससे शादी कर लो अगर ऐसा है तो। उसके बाद इनके बहकावे में मैं आ करके और मैंने इनसे शादी करी। इन्होंने जा करके मेरठ में मेरे साथ एक नॉर्मल शादी का ढोंग रचा था, जिसे मैं प्रॉपर ढोंग कहूँगी। तो वो ढोंग रचने के बाद में उसके बाद इन्होंने मुझे अपने घर लेकर के गए। इनकी मम्मी और पापा जो भी मुझे इनकार कर रहे थे एक्सेप्ट करने से, फिर मैंने वहाँ पे 20 से 25 दिन इन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। उसके बाद वहाँ पे इनके फादर ने मुझे दहेज का टॉर्चर करके कि मेरे लड़की को फंसा लिया है, मेरे लड़का एमबीबीएस था, मुझे 1 करोड़ का ये मिलता पैसा, इस तरीके से करके मुझे वहाँ से इन्होंने घर से निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद अंकित ने मुझे फिर भरत बिहार एक कमरा लेकर के वहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो इनके घर वालों को पता चला। इनके घर वाले मिस्टर राजवीर सिंह, इनके फादर, इनकी मम्मी उषा सिंह और इनके भैया भाभी निशु और अजीत, ये चारों वहाँ पे आए। मुझे ज़बरदस्ती अबॉर्शन कराने के लिए प्रेशर करने लगे। जब मैंने इनकार कर दिया तो इन लोगों ने मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक बहाने से बुलाया कि भैया भाभी आए हुए हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं। जब मैं वहाँ पे मिलने गई तो इन्होंने ज़बरदस्ती वेदांता करके हॉस्पिटल है इनका, जो पहले पार्टनरशिप में था, वहाँ पे इन्होंने मेरा ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाया। और वहाँ पे फिर मैं 2 महीने वहाँ पे रही ऊपर। और फिर उसके बाद दिसंबर में इन्होंने की हॉस्पिटल में अबॉर्शन किसने किया? अबॉर्शन डॉक्टर अंकित चौधरी ने किया उस टाइम पे। हाँ जी, उन्होंने किसी नर्स को बुलवाया था, ये मुझे नहीं पता कौन था, क्योंकि मुझे बेहोशी का उस टाइम पे इंजेक्शन दे चुके थे ये लोग। इनकी भैया भाभी मम्मी पापा उस टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल थे। मिलाने के लिए चक्कर में उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पे, मैं उसी चक्कर में चली गई थी। और फिर उसके बाद में मैं वहाँ पे 2 महीने रही हॉस्पिटल में ही। उन्होंने वहाँ रखे अपना, इनके कुछ डिस्ट्रीब्यूट दिसंबर में होने लगे अपने पार्टनर्स के साथ में। इन्होंने मुझे समझा बुझा करके मेरे घर भेज दिया। इस बीच में मेरे फादर वगैरह को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने मुझे ये दिया था कि ये बोला था इसके भैया भाभी ने कि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम शादी कर लो, बट अपने घर पे मत बताना, जब एक बार मम्मी पापा रेडी हो जाएंगे तो फिर आप अपने घर पे बता देना। तो मैंने अपने घर पे इस चक्कर में बताया नहीं। उसके बाद में कितने टाइम तक ये मामला चलता रहा कि आपने कितने दिनों बाद तक नहीं बताया? मैंने ये मामला मेरे घर पे जो पता चला वो मई में पता चला। और शादी कब की थी आपने? शादी फरवरी में हुई थी, जो ढोंग वाली इसने की थी। उसके बाद में हमारी शादी जो रजिस्टर 2 महीने बाद पता चला कि 14 महीने बाद पता चला? 14 महीने बाद पता चला मुझे, वो सॉरी मेरे फादर फैमिली को। एंड उनको यही पता था कि मैं दिल्ली जॉब कर रही थी। इसने मुझे प्रेशर करके मुझे यहाँ पे बुला लिया कि साथ में रहना है, शादी हो गई है। और इसके भैया भाभी ने फिर यहाँ पे ले आए। जब ये घर ले गए तो मुझे भी ये लगा कि चलो घर पे तो लेके जा रहे हैं, तो मेरे घर पे भी चली गई।
बट वहाँ पे इन्होंने मेरे साथ मारपीट, बदतमीजी, गाली गलौज, कैसी लड़की है, इस तरीके के गंदे गंदे, बहुत ही गंदे, जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, इस तरीके से गंदे टॉर्चर करने लगे। फिर उसके बाद में दिसंबर में मुझे मेरे घर भेज दिया गया। जब मैं अपने घर पहुंच गई, मेरे घर वालों को नहीं पता था। जनवरी में जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो इसने मुझे धमकी दी कि अगर तुम ये अबॉर्शन नहीं कराओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे मेरे लिए शादी करना आसान है, वैसे ही मेरे लिए शादी तोड़ना भी आसान है, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। इस तरीके से मुझे प्रेशर कर करके इसने जबरदस्ती मुझे कुछ पिल्स खिलाई, जिसका प्रेपर मेरे पास आज भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद इसने मुझे अप्रैल 2021 में मिलने के लिए बुलाया, नगीना रोड पे मैं मिलने के लिए गई। वहाँ पे जब मैं मिलने के लिए पहुंची थी, इसके भैया और ये गाड़ी में थे। इन्होंने मुझसे बात करने के लिए, वही छोड़ने के लिए प्रेशर बनाने लगी कि तू छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं होगा, तू बदनाम हो जाएगी। इस तरीके से मुझे टॉर्चर करने लगे। अंकित ने वहाँ पे भी मेरे 2 चपत मारे, और उसके बाद इसके भैया ने तीसरा थप्पड़ मुझे मारा और मुझे किरतपुर वाली रोड पे उतार दिया। किरतपुर वाली रोड पे जब इन्होंने उतार दिया तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, और मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जबकि मैं रिक्शा में बैठ चुकी थी। लेकिन मेरे घर से फ़ोन आ गया उस टाइम पे, तो मैं ये चीज़ सोच करके थोड़ा फिर इमोशनल होकर के घर पे चुपचाप चली गई। फिर इसने 7 या 8 मई थी जब इसने मुझे भरत विहार, जो कमरे पे हम रहते थे, जिसको उसने छुड़वा दिया था, इसने अपने दोस्तों को दिलवा दिया था वो कमरा। वहाँ पे इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि बैठ के बात कर लेते हैं। मैं वहाँ गई। वहाँ पे इसके पास रात को 11-12 बजे एक लड़की का कॉल आता है, शिवानी नाम था उसका। मैंने पूछा ये कौन है, तो इन्होंने बोला कि ये मेरी सिस्टर की नंद है। मैंने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने देखा इनके फ़ोन में कुछ लड़कियों के साथ मैसेजेस पड़े हुए थे। जब मैंने पूछा तो इन्होंने मुझे 2 थप्पड़ जड़ दिए। जब इन्होंने 2 थप्पड़ दिए, मैं चुपचाप अपना बैग उठा करके चल दी। तो फिर उसके बाद में कि तुम यहाँ पे ड्रामा करने आई हो, तुम ये सब करने आई हो, तुम मेरी इज्जत, इस तरीके से वहाँ पे मुझे खींच करके किचन जो पीछे की साइड थी वहाँ लेकर के गए, और वहाँ पे मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद में मेरा गला दबाने की कोशिश की गई। जब भी मैं गला दबाने की कोशिश कर रहा था, तब मकान मालिक आए, उन्होंने मुझे छुड़ाया था उस टाइम पे। उसके बाद इसके मम्मी पापा आए। मकान मालिक कौन थे आपके? मकान मालिक का मुझे नाम नहीं पता, वो सब कुछ, हाँ, भरत विहार में अंकित ने ही सब कुछ अरेंज किया था। फिर उसके बाद इसके मम्मी पापा भैया भाभी आए, वहां से मुझे मेरे साथ मारपीट बदतमीजी करके 4-5 वहां से मुझे दरवाजे में बंद करके निकल गए। मैंने जैसे तैसे मकान मालिक को आवाज लगा के कि वहां से दरवाजा खुलवाया और निकली। फिर मैं अपने घर गई। मैंने अपने घर पे बताया। मेरे घर वालों ने जब इनके पापा को फोन किया तो उन्होंने ये बोला कि अभी हम शादी में आए हुए हैं, हम आपसे 2 दिन का टाइम दिए, फिर मिलते हैं। मेरे मम्मी पापा चुपचाप इस इज्जत के चक्कर में चुपचाप बैठे रहे। 2 दिन बाद फोन किया तो इनके फादर ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा। इस तरीके से करते करते 15 दिन निकाल दिए ताकि मेरा मेडिकल ना हो सके। और जब भी मैं अंकित को मैसेज करती या बात करती तो बोलते अरे कुछ नहीं, पापा आ रहे हैं ना, बात हो रही है ना, शादी हो जाएगी, नॉर्मल घर पे सब फैमिली वाली शादी हो जाएगी, घर पे ले आएंगे, चिंता मत करो। मैंने इस चक्कर में मेडिकल नहीं कराया। उसके बाद में इसके पापा ने जब हमारे घर पे आए 15 दिन बाद, तो उन्होंने ये बात रखी कि मेरे लड़का MBBS है और तुम्हारी लड़की ने उसको फंसा लिया है। मेरे पापा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ और है, दरअसल आप अपने लड़के से पूछिए। तो उन्होंने कहा मैटर या तो अब एक ही तरीके से सुलझ सकता है कि आप एक काम कीजिए, धारा फाइनेंस वाला जो है वो 1 करोड़ की शादी कर रहा था मेरे बेटे की, आप 80 लाख दे दीजिएगा। मेरे पापा ने बोला इतना तो नहीं, लेकिन हम जितना अच्छा होगा हम उतना करेंगे, हर माँ बाप करते हैं। उसके बाद उसने कि सोच के बताएंगे, कह करके चले गए। उसके बाद 2-3 बार हम लोगों ने और समझाने की कोशिश की, पर ये लोग नहीं माने। फिर उसके बाद 26 जून को इनके फादर ने हमें घर पे बुलाया, जिसमें मेरे फूफा जी, मेरे ताऊ जी, मेरे मामा जी, मेरे पापा इनके घर पे गए थे। वहां पे जब बात कर रहे थे तो तब इन्होंने बोला कि सब अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए। इस तरीके से हमें वहां पे बहला फुसला करके भेज दिया। उसके जब हम लोग आकर के अचानक पता चला कि ये लोग पहले से ही डाइवोर्स का केस डाल करके बैठे हैं। फिर मैंने अपनी कार्यवाही के लिए, जो मेरे साथ फ्रॉड इन लोगों ने किया था, एक कहीं मेरे साथ बलात्कार वाली ये चीजें इनके ऊपर गलत वो लग सकती थी, धाराओं से बचने के लिए इन्होंने मेरे साथ कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड भी दिखा दिया ताकि मैं उन धाराओं से बच जाऊं, क्योंकि शादी के कोई फोटोज अवेलेबल नहीं थे। तो इसकी वजह से इन्होंने कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड करवा दी जब मैं प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम हुई, ताकि ये चीज ना हो कि तो कोर्ट मैरिज के जो पेपर्स होते हैं उस पर तो लड़की के भी साइन होते हैं। हाँ, हम लोगों ने प्रॉपर साइन किए थे, प्रॉपर इन्होंने अरेंज किया था, वकील भी इनका अरेंज था और जो इनके गवाह थे वो भी इन्होंने अरेंज किए थे, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था।
बस फिर अभी आप क्या चाहते हैं आप लोग? अभी क्या है कि अभी इसने मुझे 17 अप्रैल को फिर से एक दिन बुलाया मिलने के लिए कि कुछ बात करनी है, तुम मिलने आ सकती हो। तो इसने फिर से मेरे ऊपर ये प्रेशर कि कुछ नहीं होने वाला, तुम इतने 1.5 साल हो चुका है, आगे भी यही रहेगा, बेटर है कि पैसे लेकर के बैठ जाओ। मेरे ऊपर यही प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि पैसे लेकर के बैठ जाओ। मेरी रिश्तेदारियों में जा करके मेरी बेइज्जती करना, इस तरीके के काम इनके फादर करते हैं और वहां पे जाकर के यही बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, बेटर है 10-20 लाख रुपए लेकर के शांति से बैठ जाओ। 50 लाख रुपए तुम पैसों के लिए कर रही हो, इस तरीके की बातें करते हैं, जबकि मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे से खुद इसने 10 लाख रुपए लिए हुए हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी मैंने दी हुई हैं, ये कह करके कि फिर आप क्या चाह रही हैं? आप क्या चाह रही हैं? उसके साथ रहना चाहती हैं? मैं तो रहना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं रहना चाहता। क्योंकि आपको क्या लगता है, आपको क्या आपको रख पाएगा? इतने लंबा केस हो चुका है। इतना लंबा केस तो हो चुका है सर, लेकिन अभी क्या है कि मैं ये देखना चाहती हूँ, अभी वो किसी लड़की के साथ में फिर से रह रहा है। अच्छा। फिर से 3-4 महीने हो चुके हैं, शिवानी शर्मा लड़की के नाम से रिलेशनशिप में है और उसने 23 तारीख को मुझे बुलाया, 23 मई को 2022 में बुला करके कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ आओ। और बुलाया? मेंटल हॉस्पिटल खोला था उसने नजीबाबाद रोड पे पार्टनरशिप में, वहां पे उसने मुझे बुलाया कि तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ पे आना मिलने के लिए। मैं गई तो वहां पे शिवानी शर्मा एक लड़की थी उसके साथ में कि मैं ये मेरी इस हॉस्पिटल की ऑनर है, इसके सॉरी बोलो, तुमने इसको क्या बोला है। मैंने उस लड़की को सिर्फ समझाने के लिए फोन किया था कि वो मेरे हस्बैंड है, आप इस तरीके से ना करें। तो उस लड़की ने जाकर के उनको बोल दिया, तब वो लड़की वहां पे दोनों ने मिलकर के कि तू इनसे सॉरी बोल, ये इस हॉस्पिटल की ऑनर है, तूने इसकी कहने की हिम्मत कैसे की, तू होती कौन है। इस तरीके से बोलते हुए उसने मुझे पर वार किया, जहां पे उसने मेरे ही दुपट्टे से दोनों ने, शिवानी ने और अंकित ने मिलकर के मेरा गला घोटने की कोशिश की। मैंने दरवाजे पे हाथ मार दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी क्लिप बन पाई हॉस्पिटल के कैबिन में, जो कि वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा था। हम लोग पुलिस के पास लगातार उस दिन से जा रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा था और ना ही पुलिस मुझे सपोर्ट कर रही है। जब भी मैं जाती हूँ तो वो कहते हैं कि ये पुलिस शादीशुदा आप हस्बैंड वाइफ का मैटर है और ये लड़की जो है वो पैसे की डिमांड के लिए कर रही है, जबकि मेरे पैसे की डिमांड को लेकर के ना ही डे 1 से था, मैं साथ में रहना चाहती थी डे 1 से, और अभी भी यही है, बट ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आप खुश रह पाएंगे उसके साथ अगर वो रख ले आपको? जी जरूर। तो आप रहना चाहती हैं? हाँ, मैं तो रहना चाहती हूँ।